क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए कॉमन टॉपिक चल रहा है एल्केन। और एल्केन के पार्ट नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, जिसके अंदर हमने हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, मेथिलिस्मो का समावेशन, क्लोरोसल्फोनीकरण और ताप अपघटन या बंधन तक हमने कर लिया था। उसके बाद में 7 नंबर रिएक्शन आती है विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है या हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना। इस अभिक्रिया के अंदर अपने क्या करते हैं कि हम एल्केन लेते हैं और एल्केन का विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में या सेलेनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कई सारे उत्प्रेरक काम में ले सकते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से एल्यूमिना उत्प्रेरक को काम में लेते हैं। और जो टेम्परेचर होता है वो 773 से 973 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं। एल्केन को गर्म करते हैं और गर्म करने से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है और एल्केन से हमें एल्कीन प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त होती है? एल्केन से एल्कीन। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर CH3, इसको बोलेंगे एथेन। 2 कार्बन है इसलिए एथेन बोलेंगे। और इसको क्या करवाएंगे? एल्यूमिना उत्प्रेरक। एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 773 केल्विन से 973 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी और एथेन से एथीन या एल्केन से एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या बन गई? एथेन से एथीन बन गई और हाइड्रोजन बाहर निकल गई। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन या विहाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालना। इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया विहाइड्रोजनीकरण। यहाँ पर तो हमने इस अभिक्रिया को 2 कार्बन लेकर करवाया। ठीक है, मान लो हम क्या करते हैं 6 कार्बन 7 कार्बन लेकर के इस अभिक्रिया को करवाते हैं, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं CH3, CH2, 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 CH2 और CH3। टोटल कितने कार्बन हो गए? 6। तो इसलिए ये क्या बन गई? एन हेक्सेन। 6 कार्बन है, 6 कार्बन की एक श्रृंखला एल्केन की फॉर्म में है, तो क्या बन गया? एन हेक्सेन। और एन हेक्सेन को क्या करवाएंगे? एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 773 से 973 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगी? हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन बाहर निकलने के पश्चात ये एक एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे, इसीलिए इस अभिक्रिया को एरोमेटीकरण अभिक्रिया, एरोमेटीकरण की अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। इस अभिक्रिया को एरोमेटीकरण की अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। और ये कैसे बना? जब हमने 6 कार्बन की एल्केन ली
और 6 कार्बन की एल्केन लेकर के उसका क्या करवाया, डिहाइड्रोजनीकरण करवाया। एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया इसको, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड का निर्माण हो गया। इसलिए इस अभिक्रिया को एरोमेटिकरण की विक्रिया भी कह सकते हैं। बी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, एथेन से एथीन बनना, एक्सेन से बेंजीन बनना, और प्लस यहाँ पर कितने हाइड्रोजन निकलेंगे। अब देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 4H2O बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से एक एरोमेटिक कंपाउंड का निर्माण हो जाता है और उसके साथ ये विक्रिया भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में अगली रिएक्शन आती है समावयवीकरण की विक्रिया। कौन सी आती है, समावयवीकरण की विक्रिया, या फिर हम बोलते हैं इसको आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन यानी आइसोमर बनेंगे। समावयवीकरण की अभिक्रिया, समावयवीकरण की विक्रिया या फिर आइसोमेराइजेशन बोला जाता है। आइसोमर बनते हैं, अणुसूत्र सेम होते हैं, संरचना या समावयवी अलग अलग प्रकार के बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आइसोमेराइजेशन। जैसे हमारे पास CH3, CH2, CH2 और CH3 क्या है, ब्यूटेन, और ब्यूटेन को AlBr3 एल्यूमिनियम ब्रोमाइड व HBr की उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो ये CH3, CH, CH3 और CH3 ब्यूटेन जो है वो आइसोब्यूटेन में चेंज हो जाएंगे। किसमें चेंज हो जाएंगे, आइसोब्यूटेन में चेंज हो जाएंगे। तो ये ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन एक आइसोमर है, इसलिए इस विक्रिया को आइसोमेराइजेशन की विक्रिया कहा जाता है। अगर हमारे पास यहाँ 4 कार्बन की जगह 5 कार्बन हो और 5 कार्बन हो, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, पेंटेन। क्या बोला जाएगा, पेंटेन। और पेंटेन को AlBr3 और HBr के साथ गरम करेंगे। गरम करने पर CH3, CH, एक CH3 यहाँ पर आ जाएगा और CH2 और CH3 एक आइसोमर ये बन जाएगा, इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। और एक बन जाएगा नियोपेंटेन। एक क्या बन जाएगा, नियोपेंटेन। अब देखो यहाँ पर हमने पेंटेन लिया और पेंटेन को जब AlBr3 एल्यूमिनियम ब्रोमाइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन से एक ही आइसोमर बनता है, आइसोब्यूटेन, और पेंटेन से आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन बन जाता है। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के आइसोमर हैं और पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन एक दूसरे के आइसोमर हैं। इसीलिए ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर बनते हैं, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पेंटेन के 3 आइसोमर बनते हैं, पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तीनों का अणुसूत्र सेम होता है लेकिन थोड़ी संरचनाओं में भिन्नता पाई जाती है और ये एक प्रकार की समावेता भी शो करते हैं और उस समावेता को बोला जाता है श्रृंखला समावेता। यानी कि श्रृंखलाओं में भिन्नता पाई जाती है तीनों के अंदर।
तो इसका मतलब ये श्रृंखला समावेवी है और इसीलिए इस अभिक्रिया को समावेवीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है या आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर आइसोमर बनते हैं। तो इसके साथ ही हमारी 8 नंबर अभिक्रिया कंप्लीट होती है। उसके पश्चात आती है दहन, कंपोजिशन, दहन। लास्ट रिएक्शन, वैसे इसकी इन रिएक्शन के आधार पर एक मुख्य रिएक्शन बची हुई है लेकिन कि वो इसके बाद में करेंगे। ये सामान्य रिएक्शन थी और इनमें लास्ट रिएक्शन आती है दहन। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को ले लो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर आप दहन करते हैं तो हमेशा ही क्या बनेगी, CO2 और H2O बनेगी और कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। ये निश्चित बात है। चाहे आप एल्केन लें, चाहे आप एल्कीन लें, चाहे आप एल्काइन लें, चाहे आप प्रोपेन लें, चाहे प्रोपीन लें, ब्यूटेन लें, ब्यूटाइन लें, प्रोपाइन लें, ये सारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन करना मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाना। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमेशा ही CO2 और H2O बनेगा, ठीक है, और कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। तो यानी कि इसकी जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी टाइप की होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसमें ही कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर निकलती है और उसको ΔH नेगेटिव के रूप में लिखा जाता है। अब किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर दहन किया जाए तो हमेशा ही CO2 और H2O बनता है और हमेशा ही एनर्जी बाहर निकलती है और इसीलिए उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर जो CO2 बनेगी वो तो NCO2 बनेगी और जो H2O बनेगा वो N+1 H2O बनेगा। यानी कि हाइड्रोकार्बन का जो कार्बन है वो तो पूरी तरह CO2 में चेंज हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर C5H12 ले रहे हैं और इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाने पर यहाँ CO2 और H2O प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब NCO2 प्राप्त होगी तो 5CO2 प्राप्त होगी और N+1 H2O प्राप्त होगी तो N 5 और 1 6 तो 6 H2O प्राप्त होगा। और यहाँ पर ΔH के रूप में -845 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है। यानी 845 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है। -845 नहीं बोलेंगे, माइनस का मतलब क्या है, बाहर निकल रही है। रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है, एनर्जी बाहर निकल रही है, इसलिए ΔH को नेगेटिव में लिखते हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे -845 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकली है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ΔH को नेगेटिव में शो किया जाता है। तो इसका मतलब ये एनर्जी बाहर निकल रही है। अगर हम पेंटेन का दहन करवाएं, किसका दहन करवाएं, पेंटेन का दहन करवाएं, तो इसके अंदर जो कार्बन है वो तो पूरी तरह से CO2 में चेंज हो रहा है और जो हाइड्रोजन है वो पूरी तरह से किस में चेंज हो रहे हैं, H2O में चेंज हो रहे हैं। इसीलिए पेंटेन से 5CO2 और 6 H2O का निर्माण होगा। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की बात करिए, अगर दहन करते हैं तो CO2 और H2O बाहर निकलता है। एल्केन के अंदर NCO2 बनेगी और N+1 H2O बनेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ΔH को नेगेटिव में लिखा जाएगा। पेंटेन ले रहे हैं हम,
पेंटेन का क्या करवा रहे हैं, दहन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, दहन करवा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, 5 CO2 बाहर निकल रही है, 6 H2O बाहर निकल रहे हैं, यानी कि कार्बन है वो तो पूरी तरह से CO2 में चेंज हो रहा है और जो हाइड्रोजन है वो पूरी तरह से H2O में चेंज हो रहे हैं। तो इसका एक अपने सूत्र भी काम में लेते हैं, कि इक्वेशन भी काम में लेते हैं कि हम कौन सा सूत्र किस तरीके से बनाएंगे, कितनी ऑक्सीजन काम में ली जा रही है, और हम अगर दहन करवा रहे हैं तो कौन से हाइड्रोकार्बन का दहन करवा रहे हैं उसको हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र काम में लेते हैं वो इस तरीके से होता है, CnH2n+2 प्लस में 3n+1 बटा में 2O2, ठीक है। और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, NCO2 बनेगा और प्लस में N+1 H2O बनेगा। इसके द्वारा हम किसी भी इक्वेशन को हल कर सकते हैं, किसी भी एल्केन का दहन करवाया उसको हम हल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि इसके द्वारा हम कितने मोल ऑक्सीजन काम में ले रहे हैं वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसके द्वारा हम कौन सा सूत्र काम में ले रहे हैं वो निकाल सकते हैं, या कितनी CO2 बन रही है और कितने H2O बन रहे हैं वो निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमें पता चल जाए कि ऑक्सीजन कितनी मात्रा में ली है तो हम किसी भी हाइड्रोकार्बन के सूत्र को निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम एक सूत्र और काम में लेते हैं, एल्केन का आयतन बटा में ऑक्सीजन का आयतन, एल्केन का आयतन बटा में ऑक्सीजन का आयतन, क्योंकि अपने क्या करेंगे, दहन करवाएंगे। किसका करवा रहे हैं, एल्केन का। किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो एल्केन का दहन करवा रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें एल्केन का आयतन भी लेना पड़ेगा कि कितनी ml एल्केन ले रहे हैं, और ऑक्सीजन भी लेनी पड़ेगी कितनी ले रहे हैं हम। तो बराबर 1/2 या 3n+1 बटा में 2 ये ले लेंगे, और ये ऊपर जाएंगे तो पलट देंगे 2/3n+1, ठीक है। तो आप सीधा ये काम में ले सकते हैं, एल्केन का आयतन बटा में ऑक्सीजन का आयतन बराबर 2/3n+1। इस सूत्र को लेकर के अपने ये पता लगा सकते हैं कि हमने कौन सी एल्केन का दहन करवाया है, हमने कौन सी एल्केन का दहन करवाया है, ये ज्ञात कर सकते हैं। और इसको ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र को काम में लेते हैं। इस पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिया हमने दहन के अकॉर्डिंग, 4 ml गैसीय हाइड्रोकार्बन को पूर्ण दहन करने के लिए 20 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोकार्बन्स का सूत्र लिखिए। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें एल्केन की मात्रा दी हुई है, यानी हाइड्रोकार्बन की मात्रा दी हुई है, यानी कि एल्केन की मात्रा दी हुई है 4 ml। गैसीय हाइड्रोकार्बन है, ये भी अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये भी देख सकते हैं कि गैसीय हाइड्रोकार्बन्स या गैसीय एल्केन कौन सी होती हैं, C1 से C4 तक की एल्केन। ये मैं करवा चुकी हूँ आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी कर रहे थे तब मैंने लिखा था कि C1 से C4 तक के जो एल्केन्स होते हैं वो हमेशा गैसीय फॉर्म में पाए जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गैसीय हाइड्रोकार्बन का। तो इससे हम सीधा ये दिमाग लगा सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होगा वो 4 कार्बन से ऊपर का तो होगा नहीं, कौन सा होगा, 4 से नीचे का होगा, ठीक है। और दहन करवाने के लिए 20 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा दी हुई है ml में, और हमें हाइड्रोकार्बन का सूत्र बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आप, एल्केन का आयतन
कितना दिया हुआ है 4 ml, ठीक है। और ऑक्सीजन का आयतन कितना दिया हुआ है 20 ml, ठीक है। इस सूत्र को लगा देंगे हम। तो एल्केन का आयतन 4/20 बराबर क्या हो जाएगा 2/3n+1, ये हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5/2 और 3n+1, और 3n+1 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 3n बराबर 10 - 1, तो 3n बराबर 9 और n बराबर 9/3, तो n बराबर कितना आ गया 3 आ गया, यानी 3 कार्बन वाली एल्केन है। इस सूत्र के द्वारा 3 कार्बन वाली एल्केन का सूत्र निकालोगे तो C3H 2 × में 3 + 2, तो C3H 6 और 2 8, C3H8 हो जाएगा, यानी कि CH3 CH2 CH3 3 कार्बन वाली एल्केन है। और कौन सी है प्रोपेन है। तो मैंने ये इस क्वेश्चन में बताया था कि गैसीय हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं और गैसीय हाइड्रोकार्बन C1 से C4 तक के कार्बन होते हैं, और हमारा जो उत्तर है वो क्या हो गया C3 कार्बन हो गया। और C3 कार्बन का मतलब क्या हो गया प्रोपेन हो गया। तो इस तरीके से दहन किसी भी एल्केन का अगर दहन करवाओगे तो हमेशा ही NCO2 N+1 H2O बनेगा। डेल्टा H को नेगेटिव में लिखा जाएगा। एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन को करवाते हैं तो -845 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है। और इस सूत्र को हम कहाँ मिलेंगे CnH2n+2 3n+2 ऑक्सीजन। इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि हमने कितनी ml ऑक्सीजन काम में ली है और CO2 और N+1 H2O बनेंगे। जैसे हम 5 कार्बन की एल्केन ले रहे हैं तो 5 CO2 बनेंगे और 6 H2O बनेंगे, ठीक है। एल्केन का आयतन बटा में ऑक्सीजन का आयतन 1/3n+1/2, और इसको पलटोगे तो यह आ जाएगा। तो एल्केन का आयतन बटा में ऑक्सीजन का आयतन 2/3n+1। और इसी प्रकार एग्जाम्पल किया जिसके अंदर 4 ml गैसीय हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है और 20 ml ऑक्सीजन दी हुई है, ठीक है। तो इसमें रखेंगे तो 4/20 2/3n+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n+1 बराबर 10 आ जाएगा, और 3n बराबर 10 - 1 तो 3n बराबर 9, n बराबर 9/3 और n बराबर 3। इस प्रकार हमने 3 कार्बन वाली एल्केन काम में लिया है, यानी कि प्रोपेन काम में लिया है। तो इसका सूत्र हो जाएगा CH3 CH2 और CH3। तो इसके साथ ही हमारी एल्केन की जो केमिकल रिएक्शन है सामान्यतः वो कंप्लीट हो गई। एक मुख्य रिएक्शन आएगी इसके बाद में, उससे पहले मैं एल्केन के उपयोग की बात करेंगे और बाकी अगली क्लास में करेंगे। और आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।